हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए मैं केमिकल बॉन्डिंग का एक और नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे लैटिस एनर्जी पर। जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में आपको पढ़ाया आयनिक बॉन्ड के बारे में और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो उसमें मैंने टर्म यूज़ किया था लैटिस एनर्जी का कि कौन सी फेवरेबल कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? जैसे कि मैंने वहां पे कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी लो बताई थी, एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई बताई थी और साथ ही साथ लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी मैक्सिमम बताई थी, क्योंकि लैटिस एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लिबरेट होती है। तो कंडीशन क्या थी कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना स्टेबल आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल होगा। क्लियर है? तो उसी लैटिस एनर्जी पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैंने केवल वहाँ पे बस नाम दिया था लैटिस एनर्जी। अब उसका मतलब क्या है, होती क्या है एक्चुअल में, तो वही चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने वहाँ पे छोटा सा इंट्रो आपको दे दिया था लैटिस एनर्जी का, बट आज डिटेल में सुनिएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखिए। लैटिस एनर्जी, असल में ये एनर्जी किसकी है, क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है, तो वही बता रहा हूँ। Amount of energy released during the formation of 1 mole of crystal lattice। कितने मोल बनाने हैं, पहला पॉइंट मार्क कर लो डेफिनेशन में जो चीजें याद रखने की हैं। क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इससे ही पता लग गया आपको डेल्टा एच नेगेटिव। पहली बात दिमाग में फिट कर लो, एनर्जी जब भी रिलीज होती है डेल्टा एच नेगेटिव आता है, मतलब एक्सोथर्मिक। लिख भी देता हूं एक्सो, एक्सो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है। लैटिस एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम इट्स गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। किससे बनाना? उसके गैसियस आयन से। तो जब हम 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, किससे? उसके गैसियस आयन से, तो उस एनर्जी रिलीज को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि हमें NaCl बनाना है, तो किससे? Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, और उनके गैसियस आयन से लिए Na प्लस आयन गैसियस, Cl माइनस आयन गैसियस, ये दोनों कंबाइन करके NaCl सॉलिड बनाएंगे। और इसमें प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होगी उसको हम कहेंगे एनर्जी रिलीज्ड लैटिस एनर्जी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन के लिए, कौन सी? जब Na पॉजिटिव गैसियस आयन, Cl नेगेटिव गैसियस आयन एंड फॉर्म NaCl सॉलिड, क्रिस्टल बन गया ये पूरा। तो इस पूरी रिएक्शन में जो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो आपका लैटिस एनर्जी होगा। क्या होगा? वो आपकी लैटिस एनर्जी होगी। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर ये हमेशा नेगेटिव होती है। बेटा, लैटिस एनर्जी को हम पॉजिटिव के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर देते हैं, बट डेफिनेशन उल्टी हो जाती है। यहाँ पे तो मैंने इसको फॉर्मेशन की बात करी है। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स ले जाऊं, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने में किस में कन्वर्ट करना हूं मैं? उनके गैसेस आयन में। अब क्या कर रहा हूं मैं? NaCl जो लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस बना है, इसको मैं तोड़ूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस गैसेस आयन, Cl माइनस गैसेस आयन। तो इस प्रोसेस में वैल्यू तो बच्चों सेम होती है, बस वो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं रिएक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं तो यहाँ पे जो डेल्टा एच निकल के आएगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस लैटिस एनर्जी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? प्लस लैटिस एनर्जी के। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स, तो यहाँ से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो लैटिस एनर्जी की, बट जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो लिखाइए। अगर आपको रिवर्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देने, तो सुनना जरा। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू 1 मोल क्रिस्टल लैटिस टू कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को दी है, किस लिए? जिसमें वो अपने गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो जाए। या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। बिल्कुल सही है ये वाला फॉर्मूला भी या डेफिनेशन भी, बट फर्क ये है, एक बार आप उसको फॉर्म कर रहे हो, एक बार आप उसी लैटिस को तोड़ रहे हैं। फॉर्म करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक करते हैं इस लैटिस को तो एनर्जी देनी पड़ती है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बस साइन ऑपोजिट है। साइन मतलब इनकी रिएक्शन फॉर्मेशन की अगर एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली इनकी क्या ब्रेक करने की रिएक्शन
एंडोथर्मिक होगी। जब किसी प्रोडक्ट को बनाने में एनर्जी रिलीज हो रही है, अब उसी प्रोडक्ट को आपको वापस रिकन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसने रिलीज करी है। क्लियर है? तो रिवर्सिबल अगर रिएक्शन हम बनाते हैं तो कि उस कंडीशन में बात कर रहा हूं। बट आप लोग केवल एक ही डेफिनेशन याद रखेंगे, क्या? क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब एक मोल क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, स्टेबल क्रिस्टल लैटिस जब एक मोल का बने, किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से। तो उस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी। और सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा ये लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल ये लैटिस बनेगा। जितनी, सपोज करो NaCl बनने में मान लो 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही, -5 आ जाएगा यहाँ पे, -5 किलो जूल। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन में मैं KCl बना रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अब उसमें रिलीज हो रही है -100 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? तो डेफिनेटली KCl का जो लैटिस बनेगा वो स्टेबल बनेगा इन कंपैरिजन टू NaCl। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल, अभी कोई इसका कंक्लूजन मत निकाल लेना। कुछ भी AB आप मान लो, कोई भी AB लैटिस बना है, A एनाइन, A कैटाइन, B एनाइन और AB लैटिस बना है, मान लो ना यार। उस रिएक्शन में मान लो हीट रिलीज कितनी हो रही है? 100 किलो जूल। क्लियर है? तो कौन सा लैटिस स्टेबल होगा, NaCl वाला कि AB वाला? AB वाला। क्यों? जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज, उतना वो लैटिस या क्रिस्टल स्टेबल बनता है, उतना वो क्रिस्टल या लैटिस स्टेबल बनता है। बच्चों ध्यान रखना इस वाली बात को। क्लियर है? तो वही नोट लिखा है, हायर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी देन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। सीधी बात है, ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ही है, या आप उस लैटिस के बारे में भी लिख सकते हो। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्टेबल ये क्रिस्टल लैटिस या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होगा। इस बात को फोटो की तरह दिमाग में छाप लो। क्लियर है? जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, क्यों? इसको हम उल्टे रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। अगर बनने में मान लो 50 किलो जूल निकल रही है एक लैटिस की, दूसरे में 100 किलो जूल। अब मैं पूछूं आपसे, कौन से लैटिस को आप इजीली तोड़ सकते हो? सिंपल सी बात है, जिसमें 50 किलो जूल निकली है। क्यों? क्योंकि जब हमें उसकी रिवर्स रिएक्शन कराएंगे तो हमें मात्र 50 किलो जूल ही देनी पड़ेगी उस लैटिस को। अभी रिवर्स रिएक्शन भी लिख के दिखाई थी मैंने आपको। तो सिंपल सी बात है, जितनी लिबरेट होगी उतनी ही तो आपको बाद में से देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो डेफिनेटली जिस लैटिस को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, तो मतलब वो लैटिस स्टेबल है, मतलब वो लैटिस स्टेबल है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जब एक मोल क्रिस्टल लैटिस बनता है उस ड्यूरेशन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी वो उतना ही लैटिस या क्रिस्टल स्टेबल बनेगा या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड स्टेबल बनेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। एक और नोट सुनो, वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द इनडायरेक्ट मेथड। कभी भी डायरेक्टली नहीं निकालते। एक्चुअल में बॉर्न हेबर साइकिल है, वो पढ़ाऊंगा। लैटिस एनर्जी की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकालते, क्योंकि गैसियस आयन ऐसे तो हवा में तो मिलते नहीं है, किसी ना किसी और उसकी सप्लीमेंट्री या बेसिक रिएक्शन से बने होंगे। एक रिएक्शन से तो ये बना नहीं होगा, डेफिनेटली गैसियस आयन बन के आए हैं तो बहुत सारी रिएक्शंस हुई होंगी तब निकल के आ सकती है। तो इसीलिए लिखा है लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादातर या हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से निकाली जाती है, और उस मेथड को हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। इसमें एक रिएक्शन नहीं, मल्टीपल रिएक्शन चल रही होती हैं, एक रिएक्शन नहीं, मल्टीपल। असल में बॉर्न हेबर साइकिल में भी एक लॉ लगता है, हेस लॉ, जो आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा? अच्छा, आप लोगों को तो पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ नहीं रखा तो आप थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सुन लेना। जिस बच्चे को पता है हेस लॉ उसको आ ही रहा होगा। थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं हेस लॉ। जिसने मेरे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स नहीं सुने वो सुन सकता है उनको जाके, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हेस लॉ का। क्लियर है? उसमें क्या होता है भी बताएंगे। पहले ये बॉर्न हेबर साइकिल सुनो। बॉर्न हेबर साइकिल से ही हम लोग लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये डायरेक्ट तो ही नहीं होगी। डेफिनेटली हवा में तो आपको सोडियम आयन घूमते हुए दिखेंगे नहीं, तो डेफिनेटली ये भी फॉर्म हुआ होगा और ये भी फॉर्म हुआ होगा। तो अब ये फॉर्म होंगे, अपने आप तो नहीं होगा, किसी रिएक्शन से ही तो होगा। तो मतलब इन शॉर्ट ये एक स्टेप वाली तो रिएक्शन होगी नहीं, ये एक स्टेप वाली रिएक्शन तो होगी नहीं, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप चल रहे होंगे। तो इसीलिए हमें बॉर्न हेबर साइकिल की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको नेचर में Na+ आयन फ्री थोड़ी मिलते हैं, जिससे आप Na+ को ले आओगे, Cl- को रिएक्ट करा के डायरेक्ट NaCl। डेफिनेटली ये भी किसी ना किसी रिएक्शन से बने होंगे इस रिएक्शन के होने से पहले। तो वही मैंने बोला है, डायरेक्टली कभी भी नहीं निकाल सकते आप लैटिस एनर्जी, हमेशा बॉर्न हेबर साइकिल की मदद लेनी पड़ती है अगर आपको किसी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक्चुअल वाली। तो
क्लियर है। तो अब भाई बात करता हूँ बॉर्न हेबर साइकिल की। लैटिस एनर्जी क्लियर है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे बॉर्न हेबर साइकिल, तो बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में पता तो हो, कुछ नहीं, जो एनर्जी टर्म्स है बॉर्न हेबर साइकिल में पहले उन्हें सुन लो। बॉर्न हेबर साइकिल में जो एनर्जी टर्म हम यूज करते हैं उनको सुन लो, जो आपके यूज में आएंगे वो लिखा दे रहा हूँ। बॉर्न हेबर साइकिल में जो जो एनर्जी टर्म्स यूज में आएंगे वो लिखा रहा हूँ। पहला हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, चौथा सब्लिमेशन एनर्जी, पांचवा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लास्ट लैटिस एनर्जी जो आपको निकालनी है, जो आपको निकालनी है। क्लियर है। तो ये कुछ एनर्जी टर्म्स है जो बॉर्न हेबर साइकिल में यूज होंगे, और क्यों होंगे अभी उसकी रिएक्शन दिखाता हूं, ठीक है ना। देखना बच्चों, अब बॉर्न हेबर साइकिल से पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में और समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय सर हीट ऑफ फॉर्मेशन। बाकी के टर्म्स तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आप लोगों को आते होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा चुका हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं बताई, पर नाम से ही समझ में आ रहा है जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी यूज होगी उसे कहते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी नाम से ही पता है, जब कोई भी कंपाउंड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो उस ड्यूरेशन में जो एनर्जी यूज होगी सब्लिमेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा चुका हूं, सुना होगा आपने पीरियोडिक के अगर मेरे लेक्चर्स, तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट लैटिस एनर्जी अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब इसमें से आपको मेन दिक्कत है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन देखो भाई, समझ में आ जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब थर्मोकेमिस्ट्री में आते हैं बच्चों डिटेल में। जिसने नहीं सुना है वो थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर सुन ले, उसको पता लग जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी समझा दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ अलग है, कुछ अलग है, सुनना जरा। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच के साथ एक्सोथर्मिक मान लो ना। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 mole of a compound, when 1 mole of a compound is formed from its elements in pure and stable state। जब कोई भी कंपाउंड अपने स्टेबल एलिमेंट से बना हो तो उस ड्यूरेशन में जो 1 मोल कंपाउंड बना है उस पूरी रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज होती है ज़्यादातर, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे कि हमें NaCl ही बनाना है, अब इसकी स्टेबल फॉर्म Na+ और Cl- नहीं होती, ध्यान रखना ये वाली बात पहले तो क्लियर है। NaCl की फॉर्मेशन अगर करनी है आपको, लैटिस एनर्जी नहीं देख रहे, अब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन में पहली बात ये जो कंपाउंड बनेगा वो 1 मोल बनना चाहिए। दूसरी बात इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो इनके स्टेबल एलिमेंट से मिलनी चाहिए, मतलब नेचर में वो एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में किस तरीके से मिलता है उससे होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं NaCl की फॉर्मेशन लिखता हूँ, एक स्टेप में लिखना है Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एक Cl चाहिए था, बैलेंस भी तो करनी पड़ती है, एक नाम होता है बैलेंसिंग, वो भी करनी पड़ेगी। Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म NaCl। क्लियर है, सॉलिड क्लियर है। तो क्लोरीन की स्टेबल फॉर्म Cl2 होती है नेचर में, इतना तो जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरीन की स्टेबल फॉर्म बच्चों Cl2 होती है नेचर में, पता है, बिल्कुल पता है। तो Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलती है, तो स्टेबल फॉर्म क्लोरीन की मैंने क्या ली, Cl2। सोडियम तो डायरेक्ट मेटल है, सोडियम मेटल की फॉर्म में मिलता है डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में, तो सोडियम की भी मैंने स्टेबल फॉर्म ले ली, क्लोरीन की भी ले ली, डायरेक्ट रिएक्ट कराया, NaCl बना दिया सॉलिड। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो हीट निकल के आई होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में जो हीट निकली होगी वो होगी आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं यहीं पे क्या करता है, Na+ गैसियस आयन Cl- गैसियस आयन फॉर्म्स NaCl सॉलिड, ये नहीं होती हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहां पे जो डेल्टा H आती वो डेल्टा HF नहीं होती, वो डेल्टा HF नहीं होती, बल्कि ये क्या थी, लैटिस एनर्जी। तो ये फर्क आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन में हम आयंस नहीं यूज कर सकते, असल में जो कंपाउंड के एलिमेंट्स बने हैं उनकी स्टेबल फॉर्म जो होती है नेचर में उनको यूज करना है और बैलेंस करना है। यहाँ पे मैंने क्या यूज करे, आयंस, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ी होगी, ये लैटिस एनर्जी होगी, ना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर निकालनी है तो जो भी आप कंपाउंड बना रहे हो उसकी स्टेबल फॉर्म, जो उनके एलिमेंट्स जिससे बनाओगे उनकी स्टेबल फॉर्म जो नेचर में मिलती है उससे बनाना है उस कंपाउंड को। और ये भी ध्यान रखना है 1 मोल ही बनना चाहिए, कभी भी 1 मोल से ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस फॉर्म्स 2NaCl, यही तो करते हैं आप बैलेंस करने के लिए, 2NaCl सॉलिड, पर ये प्रोडक्ट कितना बन गया, 2 मोल। हमें चाहिए कितना, 1 मोल, तो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करते, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आ रही है। क्लियर है। तो इन शॉर्ट
ये होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये 1 मोल है और इनके जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनकी स्टेबल फॉर्म को यूज करके मैंने बनाया है। तो इस रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज होगी वो होगी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो होगी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये तो बात हो गई भाई सिंगल स्टेप में करा दी मैंने, क्लियर है। तो असल में ये गैसियस, ये सॉलिड और ये सॉलिड ऐसे कैसे बन गई होगी डायरेक्ट? डेफिनेटली सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये इस रिएक्शन को हम मल्टीपल स्टेप में भी लिख सकते हैं। हेस ने एक बात कही थी कि किसी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, चाहे आप उसे सिंगल स्टेप में बनाओ, चाहे आप उस प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टेप में बनाओ, उन दोनों कंडीशन में जो उसकी नेट अमाउंट ऑफ हीट होगी वो सेम रहती है। चाहे आप इस प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं बदलना चाहिए। NaCl चाहे आप 1 स्टेप में बनाओ, चाहे आप 10 में बनाओ, चाहे 50 में बनाओ, तो NaCl की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 1 स्टेप में भी उतनी ही निकल के आएगी, चाहे आप उन्हें मल्टीपल स्टेप कर लो तब भी उतनी ही निकल के आएगी। ये हेस ने बोला था। अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, आप चाहे उसे 1 स्टेप में करो, चाहे उसे आप मल्टीपल स्टेप के थ्रू करो, जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आएगा, उसका नेट डेल्टा H जो निकल के आएगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा, अगर अल्टीमेट उसका प्रोडक्ट वही रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को, ये तो 1 स्टेप में लिख दी मैंने, डेल्टा HF के बराबर लिख दिया। अब इसी रिएक्शन को, NaCl का फॉर्मेशन को मैं मल्टीपल स्टेप में करूंगा, तो वहां से भी जो टोटल सम ऑफ एनर्जी निकल के आएगा वो डेफिनेटली इसी के बराबर होगा। ये हेस ने बोला था, दिस इज कॉल्ड हेस लॉ, कि अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, आप उसे सिंगल स्टेप में करा रहे हो, चाहे आप उस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में करा रहे हो, दोनों कंडीशन में जो नेट चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी होगा वो सेम होगा, अलग नहीं होगा। शर्त क्या है? वो रिएक्शन अगर सेम है। अब वही रिएक्शन 1 स्टेप में चल रही है और उसी को आपने टुकड़ों में मल्टीपल स्टेप में बना दिया अल्टीमेट रिजल्ट, क्लियर है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे आप 1 स्टेप में निकालो चाहे मल्टीपल स्टेप में निकालो, दोनों केस में हेस लॉ लगता है। मतलब कि चाहे आप उसे अगर 1 स्टेप में करा रहे हो तो वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है, और उसी सेम रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में करा रहे हो, उसका ओवरऑल जो चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है वो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, पॉइंट का भी फर्क नहीं होगा। ये बोला था हेस ने, क्लियर है। तो वही मैं बता रहा हूं। तो पहले मैंने NaCl की फॉर्मेशन 1 स्टेप में लिख दी, अब इसी NaCl की फॉर्मेशन में मल्टीपल स्टेप में लिख रहा हूं। किस स्टेप में लिख रहा हूं? मल्टीपल स्टेप में, ध्यान से सुनना। तो अब भाई NaCl की फॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं, क्लियर है। मल्टीपल स्टेप में लिख रहा हूं, नहीं लिखनी मेरे को सिंगल स्टेप में। क्या करूंगा मैं? NaCl बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? Na+ आयन और Cl- आयन, दोनों वो भी गैसीय स्टेट के। अगर मुझे ये दोनों मिल गए तो मैं डायरेक्ट NaCl लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट से बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो इन दोनों को बनाओ। अब आपके पास है क्या? सोडियम है सॉलिड का और Cl2 है गैसेस की, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन बनानी है आपको। अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या चाहिए? इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट आपको यही चाहिए, क्योंकि तभी तो हेस लॉ अप्लाई होगा। आपको इन सब रिएक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट ये चाहिए, आपको इन रिएक्शन का आपको अल्टीमेट रिजल्ट ये चाहिए, NaCl सॉलिड। थोड़ा और पीछे करके लिख दो से, रुकना जरा। आपको इन सब रिएक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट ये चाहिए, दिखा देता हूं मैं। हाफ Cl2 गैस फॉर्म्स NaCl सॉलिड, क्लियर है। आपको इन सब रिएक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट ये, तभी तो हेस लॉ लगेगा। तो अब इस रिएक्शन को हम मल्टीपल स्टेप में करें तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, ये गैसीय साइंस बना लो आप कैसे भी करके। अब गैसीय साइन के लिए आपके पास सोडियम कैसा है? सॉलिड स्टेट में। सोडियम को पहले गैसियस बनाओ, तो सोडियम को सॉलिड है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है, तो पहली एनर्जी यूज हो रही है, कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी, तो डेल्टा H1। तो जब हम सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बना रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी यूज हुई है, अब उसी सिंगल स्टेप रिएक्शन को मैं अलग अलग मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस में लिख रहा हूँ, क्लियर है। अब जरूरी नहीं है मैं यही फॉलो करूं, अब मैं उसको अलग तरीके से भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्लियर है। हाँ या ना? आप नाक ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे नाक पर ही, क्लियर है। तो इसमें तो मैंने सीधे सीधे पकड़ ली। अब इसमें इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिखा रहा हूँ, मल्टीपल स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, तो सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाया मैंने पहले, तो जो एनर्जी यूज हुई वो कौन हुई? सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद इस सोडियम गैसीय आयन से मैंने सोडियम प्लस गैसीय आयन, क्योंकि Na+ आयन गैसेस चाहिए मुझे, और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एनर्जी कही H2, डेल्टा H2। तो इसको क्या कहोगे आप? आयनेशन। फॉर्मूला डेफिनेशन है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज होती है वो आयनेशन एनर्जी। सॉलिड से गैसेस डायरेक्ट बनाने में तो एनर्जी जो यूज होती है वो सब्लिमेशन एनर्जी। एक और देखो, हाफ Cl2 गैस
इसको हमें Cl बनाना है, हाँ या ना, एटम बनाना है। तो Cl2 क्लोरीन में क्या Cl Cl सिंगल बॉन्ड होगा, हाँ या ना। तो असल में जब मैं इसको रिएक्शन लिखता तो ध्यान से सुनना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो Cl2 गैसियस फॉर्म्स 2Cl एटम गैसियस। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी यूज होती है वो होती है Bd, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस रिएक्शन में जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट मुझे Cl नेगेटिव कितने चाहिए, एक, यहां से कितने मिल रहे हैं, 2, तो मेरे को तो काम ही नहीं है, मैं इस रिएक्शन का हाफ कर दूंगा, मैं इस रिएक्शन का हाफ कर दूंगा। तो क्या बन के आएगी, यही तो आएगी, हाफ Cl2 गैसेस फॉर्म Cl गैसियस, और यहाँ पे जो डेल्टा H3 होगी। अब इस रिएक्शन के लिए क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैंने इस रिएक्शन में पूरा क्या किया, हाफ किया, तो यहाँ पे जो एनर्जी का टर्म हो उसमें भी 2 का डिवाइड। तो बोला गया है थर्मोकेमिस्ट्री में, अगर किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करो चाहे आप डिवाइड करो, तो उसी सेम फैक्टर का उसकी जो डेल्टा एच होती है उसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस एनर्जी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं इस रिएक्शन में डिवाइड करूंगा तो मुझे इस एनर्जी में भी डिवाइड करना पड़ेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में पूरा डिटेल में आया, बट यहाँ पे पॉइंट है, समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। इस रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इस एनर्जी को भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सबके आधे मोल हो गए। इस रिएक्शन में मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 XYZ, तो मुझे इस एनर्जी में भी उसी सेम मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंसेप्ट है थर्मोकेमिस्ट्री का, क्लियर है। तो अब मुझे चाहिए तो एक Cl गैसियस ना, अब मैं 2 क्यों यूज करूंगा, पर मुझे पता है इस रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो Bd होती है। अब इसी की मैं हाफ कर दूं तो मुझे पता लग गया थर्ड जो एनर्जी यूज हो रही है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 यूज हो रही है, क्लियर है। मुझे चाहिए तो मैंने ले लिया। अब बाई चांस यहाँ पे मुझे 2 क्लोरीन चाहिए होते तो मैं डायरेक्ट उसको लिखता, बाई चांस मुझे यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए होते तो मैं क्यों लिखता इसे, मैं उसको ही लिखता ना, तो डायरेक्ट डेल्टा H3 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्लियर है। अब आपके पास Cl गैसियस आ गया, अब इसको एनाइन बनाओ, तो Cl गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cl नेगेटिव गैसियस। तो अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर है। अब ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, पता ही है ये नेगेटिव है, ये सारी पॉजिटिव है, क्लियर है। इसके बाद अब आपके पास दोनों चीज आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्लियर है। दोनों को जोड़ दो, Na पॉजिटिव गैसियस आयन प्लस Cl नेगेटिव गैसियस आयन फॉर्म NaCl सॉलिड, यही तो बनाना था आपको। और इसकी डेल्टा H5 क्या आ गई, लैटिस एनर्जी आ गई, क्या आ गई, लैटिस एनर्जी। बन गया NaCl सॉलिड, बन गया NaCl सॉलिड। यूज क्या किया हमने, Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैस, क्लियर है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने इतनी रिएक्शन लेगी, इसमें उसको प्रूव करके दिखाओ। बिल्कुल प्रूव करके दिखा दो। इन सब रिएक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट यही आएगा, दिमाग लगाइए जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर है भगवान ने दिया है तो। इन सब रिएक्शन को ऐड कर दे, इन सारी रिएक्शंस को ऐड कर दे, लाइन से ऐड कर दे, देख दिमाग लगा, यहाँ पे प्लस 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 कर दे, इससे ये गया, दिमाग लगाते चलना। इन सारी रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं मैं, सोडियम से सोडियम गया, इस Na प्लस से ये Na प्लस गया, इस Cl माइनस से ये Cl माइनस गया, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन गया, क्लियर है। इस Cl गैस से ये वाला Cl गैस गया, क्लियर है। बचा क्या, Na सॉलिड कहीं गया नहीं, हाफ Cl2 गैस कहीं गया नहीं, NaCl सॉलिड कहीं गया नहीं। ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके लिख दे, बचा क्या, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस फॉर्म्स, लिख लेना NaCl सॉलिड। तो मेरे ख्याल से इन सारी मल्टीपल रिएक्शंस का रिजल्ट तो यही है। तो डेफिनेटली इन सब रिएक्शन का जो सम आएगा, ये सारी जो एनर्जी का सम आएगा, वो यहाँ पे जो एनर्जी थी कौन, डेल्टा H बराबर HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट इन सब का भी सेम है। तो वही बोला है, सिंगल स्टेप में करा लो तो आप उसकी एंथैल्पी चेंज निकाल लेना, और इसी रिएक्शन को आप मल्टीपल स्टेप में निकाल लो और टोटल एनर्जी का चेंज देख लेना, वो दोनों सेम आएंगे। ये हेस ने बोला था। और हमने क्या बोला अभी लाइन में, लैटिस एनर्जी कभी भी डायरेक्ट तरीके से नहीं निकाली जा सकती, उसे इनडायरेक्ट तरीके से। ये होती है बॉर्न हैबर साइकिल, ये होती है बॉर्न हैबर साइकिल। जब किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में करके लिखते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट निकाल लेते हैं उसका हेस लॉ को यूज करके। तो अभी हेस लॉ यूज करके दिखाता हूँ, तो हम पता लगाएंगे कि लैटिस एनर्जी कैसे निकालें। तो अभी 2 कंडीशन आ गई आपके पास, इस रिएक्शन को मैंने सिंगल स्टेप में भी लिख दिया और इसे मल्टीपल स्टेप में भी लिख दिया। तो इससे जो एनर्जी का चेंज आएगा वो, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज है टोटल, वो दोनों क्या होंगे, बराबर। किसने बोला था, हेस ने बोला था। तो देखो जरा, तो नाउ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ थर्मोकेमिस्ट्री में, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ये रहा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो सिंगल स्टेप में कर रही थी वो, और जब मल्टीपल स्टेप में उन सारी एनर्जीज का सम, कौन कौन सी,
डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 एंड डेल्टा H5 का सम, ये दोनों बराबर होगा। तो वही नाक चाहे सीधी पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़नी आपको नाक ही है। तो यही हेस ने बोला था। क्लियर है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन सिंगल स्टेप से जो निकाला और वही टोटल चेंज इन एनर्जी जो मल्टीपल स्टेप से निकाला, वो दोनों सेम आएंगे। किसने बोला है? हेस ने बोला है थर्मोकेमिस्ट्री में। तो अब बोला है तो भाई लिखो। अब डेल्टा HF तो मैंने कॉपी कर दिया। अब डेल्टा H1 क्या था वहां पे? सब्लिमेशन एनर्जी। डेल्टा H2 क्या था? प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। जो पॉजिटिव टर्म है वो पॉजिटिव में लिखे हैं, जो नेगेटिव टर्म है मैंने वो नेगेटिव में लिखे हैं। क्लियर है? डेल्टा H3 क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, वो लिख दिया। डेल्टा H4 क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस का होता है, लिख दिया। डेल्टा H5 लैटिस एनर्जी, माइनस का होता है, ये रहा। अब आपके पास ये सारी चीजें आ गई। अब आपके पास ये सारी चीजें आ गई, क्वेश्चन में बाकी सारी चीजें दे देगा, लैटिस एनर्जी गायब कर देगा। कैलकुलेट कर लेना। कोई डायरेक्ट मेथड था? बिल्कुल नहीं, पूरा कान घुमा के पकड़ा है। क्लियर है? हाँ या कान या नाक, जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं उसको मान लेना। क्लियर है? तो अगर बाकी सारी चीजें दे रखी हो तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। हमने कभी डायरेक्ट नहीं किया। हमने ये नहीं किया Na पॉजिटिव गैसेस आयन बनाया, Cl नेगेटिव, डायरेक्ट लैटिस एनर्जी निकाल दो, बिल्कुल नहीं। इसका मदद लेनी पड़ती है। अगर किसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो टेबल्स वगैरह में दी होती है, बुक्स वगैरह में दी होती है, वो ऐसी निकाली जाती है। उनकी जो लैटिस एनर्जी है जो आपको मेंशन्ड होती है क्वेश्चन में, वो सब इसी तरीके से निकाली जाती है, हेस लॉ और बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करके, कि उसी की इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को एक तो सिंगल स्टेप में करा दिया और उसी को मल्टीपल स्टेप में, दोनों से जो अल्टीमेट सम आया डेल्टा H का, वो दोनों को बराबर रख के लैटिस एनर्जी की वैल्यू या अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। दैट्स इट। क्लियर है? मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके सुन लेना, आ जाएगा। सिंपल कंडीशन है, कुछ ऐसी नई बात नहीं बोली मैंने, कुछ ऐसी नई बात नहीं बोली, और मैंने आपको अल्टीमेट रिजल्ट भी निकाल के दिखा दिया। मेरे ख्याल से वो भी चीज़ें समझ में आई होगी। इन सबको ऐड करके बनाई यही रिएक्शन थी। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो आंसर यही निकल के आ रहा था। चेक कर लेना, ऐड करो, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ऑपोजिट साइड वाली कैंसिल आउट होती है अगर सेम है, ऑपोजिट वाली कैंसिल आउट हो जाती है अगर सेम है। एक और बार देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। रिएक्शन जब भी ऐड करते हैं बिल्कुल मैथ्स की तरह करते हैं। इधर 2 है इधर 2 है तो कैंसिल आउट कर देते हो, नहीं कर देते हो? बिल्कुल कर देते हैं। क्लियर है? तो जैसे ये गैस से ये गैस गया था, क्लियर है, ये Na आयन से ये Na आयन गया, ये Cl गैस से ये Cl गैस गई, तो इसी तरीके से आप पूरा देख सकते हो। एक बार मैं फिर आराम से दिखा रहा हूँ। सोडियम गैस से सोडियम गैस गया, Cl गैस से Cl गैस गई, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन गया। क्लियर है? हाँ या ना? Cl नेगेटिव को रोक ले अभी, ठीक है ना? ये Cl नेगेटिव इस साइड में, ये Cl नेगेटिव इस साइड में, ये गया। क्लियर है? ये Na पॉजिटिव इस साइड में, ये Na पॉजिटिव इस साइड में, ये गया। बचा क्या? ये बचा, ये बचा और ये बचा। मेरे ख्याल से यही रिएक्शन है वो, मेरे ख्याल से यही रिएक्शन है। तो आप चाहे उसे एक स्टेप में कराओ चाहे मल्टीपल स्टेप में कराओ, तो यहाँ से जो एनर्जी का चेंज आएगा वो और इन सब से जो एनर्जी का चेंज आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। किसने बोला? हेस लॉ। कौन सा लॉ? हेस लॉ। कौन सा लॉ? हेस लॉ। दैट्स इट। इतनी सी बात थी। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए भाई, एक और एग्जाम्पल है। अब हम बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी क्या बनाया हमने? NaCl, अब MgO बना रहे हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट, टेंशन नहीं है, बहुत आराम से आएगा। पहले इस MgO की हीट ऑफ फॉर्मेशन या रिएक्शन लिखो सिंगल स्टेप। क्या यूज करेंगे इसमें? Mg का स्टेबल एलिमेंट मैग्नीशियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, O2 की फॉर्म में मिलता है और हमें एक ऑक्सीजन चाहिए तो हाफ O2 लेंगे। तो अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते तो पहले इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लेना अपने हिसाब से, जो बचपन में सीखी होगी आपने, यही सीखी होगी। 2Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, आपने यही सीखी होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन में या फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ MgO फॉर्म्स 2MgO सॉलिड। क्लियर है? तो अब मेरे को स्टेबल फॉर्म लेनी है। अब 2 मोल तो चाहिए नहीं, मुझे कितने मोल चाहिए? 1 मोल। डिवाइड बाय 2 कर दे, पूरी रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 मार दे, तो Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस फॉर्म MgO सॉलिड। क्लियर है? तो ऊपर वाली रिएक्शन रब कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया, सिंपल से तरीके से लिखा मैंने, उसको 1 मोल चाहिए होता है मेरे को, मैंने लिख लिया। तो इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ चेंज निकलेगी वो क्या होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? तो अब ये तो सीधा कान पकड़ा है आपने, डायरेक्ट कान पकड़ा है। एक जगह आप घुमा के कान पकड़ रहे हो, इतना अच्छा हाथ नहीं मिला। क्लियर है? एक तो आप सीधे पकड़ रहे हो और एक घुमा के, तो सीधे पकड़ लिया मतलब सिंगल स्टेप। तो इस रिएक्शन में जो चेंज ऑन एनर्जी आया वो डेल्टा HF आया है। अब जब घुमा के पढ़ेंगे मतलब मल्टीपल स्टेप में देखेंगे। किस में देखेंगे? मल्टीपल स्टेप में। अब MgO बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? 2 आयन चाहिए होंगे, ध्यान देना। एक तो Mg गैसियस प्लस 2 आयन चाहिए होगा, दिमाग लगा, ये तो चाहिए होगा। और दूसरा O गैसियस माइनस 2 आयन, ये 2 आयन चाहिए मुझे।
अब इन दोनों को बना लूंगा और लास्ट में लैटिस एनर्जी का यूज करके बना देंगे, क्योंकि बॉर्न हेबरसाइकिल में लैटिस एनर्जी है तो लैटिस एनर्जी आएगी, तो लैटिस एनर्जी आई तो आयंस आएंगे। क्लियर है? तो आयंस बना दूं मैं किसी भी तरीके से। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनना। अब मैग्नीशियम कैसा मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। पहले केटाइन बनाते हैं। मैग्नीशियम कैसा मिलता है? सॉलिड। तो भाई गैसियस आयन बनाना है तो पहले मैग्नीशियम को तो गैस बनाओ, बिल्कुल। Mg सॉलिड से Mg गैस बना, डेल्टा H1। कौन सी H1? डेल्टा H1 किसके बराबर? सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा, अब इस आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालो। कितने निकालने हैं? 2। तो एक एक करके निकलता है, कभी भी 2 एक साथ नहीं निकलते। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, Mg प्लस आयन बना, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो डेल्टा H2 क्या आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। तो जब भी हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे 2 निकालने, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कह दिया। अब इस Mg प्लस गैसेस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको Mg प्लस 2 चाहिए। तो एक और आयन निकला तो डेल्टा H3। अब इस एनर्जी को क्या बोलोगे? ये भी एक आयनाइजेशन एनर्जी है, पर आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और क्वेश्चन आता है कि असल में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में से कौन सी बड़ी होगी? ध्यान रखना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर। जो आगे वाली आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा पहली वाली आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ी होती है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कंसेप्ट है, बता चुका हूं, वापस बोल दिया है। क्लियर है? तो भाई पहली एनर्जी क्या हुई? मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैस बना, तो उसे सब्लिमेशन एनर्जी। अब इस मैग्नीशियम गैस से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहला निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 यूज करी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड यूज करी। तो अब भाई मेरे पास एन आयन आ गया, कैटायन। अब दूसरा क्या चाहिए मुझे? एनायन चाहिए। किससे बनाऊंगा? O2 से बनाऊंगा। पहला मुझे कैटायन चाहिए था Mg+2, बना लिया मैंने, ये तीनों एनर्जी आ गई। अब आगे बढ़ेंगे ना कि नहीं बढ़ेंगे? O2 नेगेटिव बनाना है। अब उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, O2 नेगेटिव बनाना है। तो पहले तो भाई O2 से ऑक्सीजन नेसेंट बनाओ, एक ऑक्सीजन एटम तो बनाओ गैसियस। तो सुनना जरा, O2 से अगर मैं बनाता गैसियस फॉर्म 2O गैसियस। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में क्या होती है? एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती। जब O2 से 2O बनते तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पर मुझे MgO में कितने O चाहिए? 1। तो उस रिएक्शन की पूरी जरूरत है? नहीं, आधी कर दे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आधी चाहिए होगी। तो क्या हाफ O2 गैस, रुकना जरा, क्या हाफ O2 गैस फॉर्म ऑक्सीजन गैस, एटम आ गया ऑक्सीजन का, तो कौन सी एनर्जी? 4th वाली, क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। सिंपल सी बात है, क्योंकि O2 से 2O बन रहे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। क्लियर है? अब जब मुझे हाफ O2 से O बनाना है तो आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तीसरी सुनना, अगला, अब ये बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो एंटर कराओ, क्योंकि O पे 2 नेगेटिव चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन एंटर कराया मैंने, कौन सा इलेक्ट्रॉन? पहला। तो क्या O नेगेटिव बन गया? क्या बन गया? O नेगेटिव। इस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। ये नेगेटिव होती है। कैसी होती है गेन एंथैल्पी? नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। कैसी है? नेगेटिव। क्लियर है? अब भाई एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है। अब वो किस में एंटर कर रहा है? O नेगेटिव में। अब क्या बनाएगा वो? O2 नेगेटिव। अब कौन सी एनर्जी? 6th वाली, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। बट ये जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये वाली जो वैल्यू होती है पॉजिटिव। पढ़ा चुका हूं, पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि टेंडेंसी, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो टेंडेंसी है अच्छी गेन करने की, तो अच्छे से गेन करेगा, तो एफिनिटी नेगेटिव है। बिल्कुल सही है। बट जब इसी O नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराऊंगा तब ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में बदल जाती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा बैठा है। आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो किसमें? एक नेगेटिव पार्टिकल में। रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। O नेगेटिव इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बट आप नहीं मानोगे, आप जबरदस्ती उसे और एनर्जी दोगे। इतनी एनर्जी दे देते हैं कि अल्टीमेटली इसकी सेकंड या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉजिटिव, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस एनाइन से रिपल्शन फील करता है। तो वही लिखा है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? या ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय एनाइन। तो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाएगा तो हम और एनर्जी देंगे जिससे वो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को एंटर करा ले। तो 6th एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 हुई, सक्सेसिव है, पर ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव। समझ गए होंगे रीजन। एक और देखो भाई, अब O2 नेगेटिव आयन बन गया, Mg+2 आयन बन गया। ऐड करा दो दोनों को, Mg+2 आयन, O2 नेगेटिव आयन फॉर्म MgO सॉलिड। 7th एनर्जी कौन सी? लैटिस एनर्जी। ये भी नेगेटिव होती है, तो इसको ध्यान रखना स्पेशली। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। बच्चे जल्दी जल्दी में ये भी माइनस कर जाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी में ये भी माइनस नहीं होगी सेकंड, हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रहना।
ठीक है ना, माइनस नहीं होती सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? पहली वाली वेरिएबल मिल सकती है, किसी किसी में नेगेटिव, किसी किसी में पॉजिटिव, बट जो सक्सेसिव होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे वो पहली कैसी भी हो, प्लस की चाहे माइनस की, उन्हें मतलब नहीं है। सेकंड से लेकर जितनी भी आगे चलती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि अब एनायन बन चुका होगा और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हर केस में रिपल्शन फील करता है, हर केस में रिपल्शन फील करता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सक्सेसिव होती हैं उनको आपको बाहर से और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट आपका अल्टीमेट रिजल्ट तो एंटर कर ही रही है ना एनर्जी, तो एंडोथर्मिक है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो अब भाई हेस लॉ लगाओ वापस से। क्या हेस लॉ था? सिंगल स्टेप में जो एनर्जी का चेंज था वो, और जो मल्टी स्टेप में जो टोटल एनर्जी का चेंज था वो, क्या मल्टी स्टेप में जो टोटल एनर्जी का चेंज था वो बराबर आएगा। क्लियर है? अब बात आती है सर इनका रिजल्ट निकाल के दिखाओ। रिजल्ट निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये एक पेज पे नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पहली रिएक्शन और ये लास्ट वाली, इसमें जो सिमिलर चीज है वो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो सिमिलर चीज है वो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखो mg गैस से mg गैस सब ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जहां जहां आपको आराम से दिख रहा है वो कैंसिल आउट। mg प्लस से mg प्लस गया। क्लियर है? हाँ है ना। अभी इलेक्ट्रॉन को रखे रहने दे, अब ये भी रखे रहने दे। आगे देखो, इस ऑक्सीजन गैस से ये ऑक्सीजन गैस गई। क्लियर है? हाँ है ना। इस O माइनस से ये O माइनस गया। हाँ है ना। इतना रखो अभी। अब इलेक्ट्रॉन को उड़ाओ। ये इलेक्ट्रॉन इससे गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे गया, कैंसिल मार दे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन खत्म। ठीक है ना। अभी और चीजें बची वो हटा रहे धीरे धीरे। अब ये बचा mg प्लस 2 O माइनस 2, इधर दोनों बचे, इधर ये बचा और इधर ऑक्सीजन बची। तो इधर का mg प्लस 2 इस mg प्लस 2 से गया, इधर का O माइनस 2 इस O माइनस 2 से गया। क्लियर है? तो अब अल्टीमेट बचा क्या? mg सॉलिड बचा, हाफ O2 बचा और MgO सॉलिड बचा। मेरे ख्याल से अल्टीमेट रिजल्ट वही निकल के आ रहा है जो पहली रिएक्शन में था। तो इधर साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एरो के कौन बचा है? mg सॉलिड और हाफ O2, और राइट हैंड साइड में MgO सॉलिड। तो ध्यान से देखना जरा, तो मेरे ख्याल से यही रिएक्शन आ रही होगी बनके। लेफ्ट हैंड साइड में mg सॉलिड और हाफ O2 और राइट हैंड साइड में MgO सॉलिड बच रहा था। मेरे ख्याल से यही बच के आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से यही बच के आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब जब यही आ रही है दोनों रिएक्शन, तो कान चाहे सीधा पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो। सीधा पकड़ रहे हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज कितना है? डेल्टा HF। जब घुमा के पकड़ रहे हैं उस टाइम पे टोटल एनर्जी का चेंज वो वैल्यू। हेस लॉ लगा, बराबर रख दे। कौन सा लॉ? हेस लॉ लगाइए थर्मोकेमिस्ट्री में। तो जब सिंगल स्टेप में कराया तो एनर्जी इतनी, मल्टीपल स्टेप में कराया सारी लिख दी। सब्लिमेशन पहली वाली थी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, बॉन्ड डिसोसिएशन बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, बट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, क्योंकि सेकंड सक्सेसिव क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और लास्ट में लैटिस एनर्जी। इन सब का सम और इसकी वैल्यू बराबर होगी, प्रूव हो चुका है। अगर बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हो, लैटिस एनर्जी निकलवा रहा हो, निकाल के आ जाना, शक्ल मत देखना इधर उधर। क्लियर है? हाँ या ना? पता लगी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये कहाँ से? आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, पॉइंट है बॉर्न हेबर साइकिल। तो इनडायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्टली आप निकाल ही नहीं सकते एक्चुअल वैल्यू। इनडायरेक्ट तरीके से ही निकाली जाती है लैटिस एनर्जी की वैल्यू। मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीजें कंफर्म होंगी, समझ में आ गई होंगी लैटिस एनर्जी क्या होती है और निकाली कैसे जाती है। बॉर्न हेबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे पागल हो जाते सुन सुन के, इतना ईजी तरीके से बता रहा हूँ। हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूँ डेफिनेटली आ गया होगा। नाम से इतना डरावना सा लगता है, बॉर्न हेबर साइकिल। क्लियर है? हाँ या ना? बट है सिंपल कंसेप्ट। कान सीधा पकड़ना और कान घुमा के पकड़ना, ये याद रखो बस। हाँ या ना? एक बार कान सीधा पकड़ना है, एक बार घुमा के पकड़ना है, डेफिनेटली आ जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? चलो आगे तो सुनना अब जरा। अब बात करते हैं भाई फैक्टर्स की जिन पे ये लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। ध्यान से सुनिएगा, वो फैक्टर्स जिन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, दो ही फैक्टर होते हैं। पहला आयंस का साइज और दूसरा चार्ज। तो रिलेशन दे दिया है, जितने आयन का साइज जितना बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। याद रखना, लैटिस एनर्जी आयन के साइज के इन्वर्सली चलती है और चार्ज के डायरेक्टली। क्लियर है? तो आयंस का साइज जितना बड़ा होगा उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी, और चार्ज जितना अच्छा होगा आयन का और लैटिस एनर्जी उतनी ही अच्छी। तो चार्ज के तो डायरेक्टली चलती है और साइज के इन्वर्सली। क्लियर है? तो साइज अगर ज्यादा है आयंस का तो लैटिस एनर्जी कम, बट वहीं पे अगर चार्ज के साथ देखो, चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। तो चार्ज के साथ तो डायरेक्टली चलती है
और साइज के साथ इन्वर्सली चलती है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि NaCl और KCl की बात हो रही है। किसकी? NaCl और KCl की बात हो रही है। ध्यान से सुनना इसकी लैटिस एनर्जी और इसकी कंपेयर करनी है। ध्यान से सुनिएगा, साइज देखना है या चार्ज देखना है, इन दोनों में से। क्लियर है? अब एनायन तो दोनों का सेम है, एनायन को मारो गोली, एनायन के हिसाब से तो डिसाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें भी Cl नेगेटिव है, उसमें भी Cl नेगेटिव है। अब लैटिस एनर्जी किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? लैटिस एनर्जी डिसाइड होगी कैटाइन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कैटाइन के हिसाब से। कैटाइन कौन कौन सा है? एक तो सोडियम भैया है और एक पोटेशियम है, हाँ या ना? अगर एल्कली मेटल वाली सीरीज याद हो आपको तो क्या था? ली ना की रब से फरियाद नहीं लिख रहा मैं, दिख रहा होगा किसका साइज बड़ा है, दिमाग लगा। क्लियर है? देखो भाई, एनाइन के हिसाब से तो डिसाइड कर नहीं सकते, कैटाइन के हिसाब से डिसाइड करना है, तो मैंने दोनों को कैटाइन बना लिया। अब हमें पता है लैटिस एनर्जी साइज के इन्वर्सली होती है चार्ज के डायरेक्टली। अब बात आती है चार्ज, चार्ज इसमें भी प्लस है इसमें भी, तो Q तो क्या हो गया? सेम हो गया। Q क्या हो गया? सेम। अब इसको पहले क्या फिल्टर कर लो क्या क्या चीजें हट रही हैं। पहला एनाइन हट गया, गोली मारो एनाइन को। अब क्या? कैटाइन पे डिपेंड करेगा। कैटाइन में भी दो चीजें, साइज और चार्ज। चार्ज देखो, चार्ज को गोली मारो क्योंकि चार्ज क्या हो गया? सेम। बचा क्या? साइज। बचा क्या? साइज। अब देख ले किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है। जिसका साइज बड़ा है उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, जिसका साइज छोटा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब भी नहीं आंसर आए तो छोड़ देना, अब भी नहीं आंसर निकाल पाओ तो कुछ नहीं कर सकते। अगर अब भी आंसर नहीं आ रहा है तो पानी लेना हाथ में एंड डाइव इट। क्लियर है? उसमें कूद जाए। इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ कर दी। क्लियर है? हाँ या ना? तो KCl की लैटिस एनर्जी कम हो गई, NaCl की लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब जाना। अगर अब भी नहीं आ रहा है तो क्लियर है, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। NaCl और KCl की लैटिस एनर्जी दिला क्या क्या हटाना है? पहले एनाइन हटा लो, कैटाइन निकाल लो बाहर, चार्ज देखो फिर साइज देखो, आंसर आ जाएगा अपने आप। क्लियर है? तो वही लिखा है लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन KCl ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Na पॉजिटिव आयन, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन का साइज छोटा है। एक ही लाइन में सारी बातें कह गया मैं, एक ही लाइन में ये सारी बातें कह गया मैं। क्लियर है? एनाइन से मैं हटाओ, कैटाइन पकड़ो। कैटाइन में साइज और चार्ज दो चीज देखनी, तो चार्ज देखो पहले, चार्ज सेम है कि नहीं है। चार्ज सेम नहीं है तो फिर साइज पे आना। हमेशा पहले चार्ज देखना तब साइज पे जाना, ध्यान रखने वाली बात। हमेशा पहले चार्ज देखिएगा तब साइज पे जाइएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो भाई इसी बात पे, MgO और NaCl का। किसका? आंसर तो देखो ही मत, दिमाग लगाओ। MgO और NaCl का। अब कैटाइन भी सेम नहीं, एनाइन भी सेम नहीं, अब कैसे देखेंगे? ध्यान से सुनना, ना कैटाइन सेम ना एनाइन सेम। अब कैसे देखा जाएगा? अब थोड़ा अगर अकल लगाएं तो आराम से आ सकता है। तो पहले कैटाइन को कर लो एक तरफ, एनाइन को कर लो एक तरफ। कैटाइन Mg+2 Na+1। क्लियर है? दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे, O-2 और Cl-1। क्लियर है? अब ये बताओ, पहले कैटाइन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं, फिर एनाइन के अकॉर्डिंग, फिर अल्टीमेट रिजल्ट निकालेंगे। इन दोनों कैटाइन में साइज या चार्ज, तो पहले चार्ज देखा जाता है। चार्ज किसका बड़ा है? इसका, वही हमें चाहिए, तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर आपकी इच्छा है तो साइज देखने की तो देख सकते हो। क्लियर है? बट साइज इनका ज्यादा वैरी नहीं करेगा, साइज इनका ज्यादा वैरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट है। कैसे पीरियड के एलिमेंट है? सेम पीरियड में। हाँ है ना? सोडियम के जस्ट बाद ही मैग्नीशियम आता है। क्लियर है? सोडियम के जस्ट बाद ही मैग्नीशियम आता है, तो साइज तो इतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, साइज इतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। मेन चीज क्या है? चार्ज। हमेशा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज। अगर चार्ज है कहीं पे ज्यादा तो वो साइज पे डोमिनेट कर जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अगर चार्ज है ज्यादा तो वो साइज के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। तो इन शॉर्ट इसके कैटाइन के अकॉर्डिंग तो Mg वाला जो सॉल्ट है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। एनाइन के अकॉर्डिंग भी देख ले, किस एनाइन का साइज ज्यादा है? ऑक्सीजन आयन का। क्लियर है? -2 Cl का -1। साइज में अगर वेरिएशन देखेंगे तो है, क्लोरीन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, बट ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा है क्लोरीन से, तो चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा साइज से। ध्यान रखने वाली बात, चार्ज को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है साइज से। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है?
चाहे केटाइन से देख लो चाहे एनाइन से, MgO की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है NaCl से। तो मेन जो रीज़न है यहाँ पे चार्ज का रीज़न है, साइज को इतना बड़ा इशू ना बनाए, क्लियर है, क्योंकि साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता अगर चार्ज आपके पास आ गया ज़्यादा तो, क्लियर है, हाँ या ना। एग्जाम्पल भी वो इसी तरीके से पेपर में देता है जिनमें साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं, ऑक्सीजन क्लोरीन में है वेरिएशन पर बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्लियर है। बट अगर वो क्वेश्चन बना रहा है तो उसके पास भी थोड़ी अकल है, वो इसी हिसाब से बनाएगा, वो चाहता है बच्चों को चेक करना कि उसे पता है ये वाली बात कि नहीं, कि चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज। तो अब आप ये कहें कि ऑक्सीजन दे रखा है और बिल्कुल वहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे रखा है, इतने बड़े इशू नहीं क्रिएट करता वो, क्लियर है, आसपास के एग्जाम्पल्स देता है। अब आप अपनी मनगढ़ंत एग्जाम्पल बनाए तो उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्लियर है ना, आप उसका कभी आंसर प्रॉपर तरीके से निकाल पाओगे। जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनमें दिमाग लगाओ, ना कि अपने जनरेट करो कुछ, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं चलता कि आप जो सोच रहे हैं वो आए, बिल्कुल नहीं है भाई, क्यों आएगा, वो जो सोच रहे हैं वो आएगा और वो आप पे नहीं निकलेगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। ये कंसेप्ट चलता है, ये नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो एग्जाम्पल छपे आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे भाई, कौन कह रहा है आएंगे, मास्टर पढ़े लिखे आपसे ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, क्लियर, मास्टर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, वो पढ़ चुके हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन है इन कंपेरिजन टू यू, क्लियर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आप लोग अपने कोई एग्जाम्पल्स ना बनाएं, जो दे रखे हैं आपकी बुक्स में उनको देख देख के सीखें, क्लियर है, बट कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज मैक्सिमम केसेस में, एक आध एक्सेप्शन है उनको बैठ के रोना मत, क्लियर है। चलिए, तो इसमें मेरे ख्याल से MgO का लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई NaCl की, रीजन भी दे रखा है, लैटिस एनर्जी ऑफ MgO इज ग्रेटर देन NaCl ड्यू टू ग्रेटर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑन Mg+2 एंड O-2, वही रीजन दिया है मैंने भी। अगर आप साइज देखेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ना इसमें ना इसमें, बट चार्ज पूरा वेरी कर रहा है, डबल हो गया भाई, सोडियम से डबल हो गया मैग्नीशियम में और क्लोरीन से डबल हो गया ऑक्सीजन में, तो डेफिनेटली चार्ज डोमिनेट करेगा, लैटिस एनर्जी MgO की ज़्यादा होगी NaCl पे, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। चलें आगे, मेरे ख्याल से यहाँ तक फैक्टर्स आपको देखने आ जाएंगे, साइज के इन्वर्सली चलता है और चार्ज के डायरेक्टली, क्लियर है, चार्ज अगर सेम आ रहा है तब साइज पे मूव करना, तो इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले चार्ज देखो, पहले देख लो केटाइन एनाइन सेम नहीं, हटा लो, जो भी चीज़ें फिल्टर कर सकते हो वो फिल्टर कर लो, क्लियर है। अगर बाई चांस आपको देखना पड़ता है केटाइन के अकॉर्डिंग भी और एनाइन के अकॉर्डिंग भी, तो चार्ज पहले देखना, उसके बाद साइज पे मूव ऑन करना, क्लियर है, तो ध्यान से सुने। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने उनके रीजंस के समेत सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो पहले एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ आपको, अगर आप चाहें तो ट्राई खुद ही करें, उम्मीद तो मैं आप लोगों से यही करूँगा। ये 4-5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आप खुद ट्राई करें वीडियो पॉज करके, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ना कि कॉपी पेस्ट करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और ये 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें पूरा कंसेप्ट आ जाएगा, जिसमें पूरा आपको आइडिया लग जाएगा, हर तरीके का क्वेश्चन कर लोगे लैटिस एनर्जी का, कि अगर ऐसे अरेंज होंगे एलिमेंट्स तो हमें उनकी लैटिस एनर्जी किस तरीके से अरेंज करनी होगी, क्लियर है। तो एग्जाम्पल्स देख लो भाई, शुरू कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके खुद ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन आगे देखें या वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। चलिए, बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। NaF, MgF2 और AlF3, इनका जब मैंने लैटिस एनर्जी अरेंज किया, तो भाई इनको अरेंज करने से पहले, इनका ऑर्डर देखने से पहले मैं आपको इसमें फिल्टरेशन दिखाता हूँ, किस तरीके से आपको फिल्टर करना है। देखो भाई, इन तीनों में ऑर्डर लिख दिया भले ही मैंने, बट आप पहले चेक करें, मेरे हिसाब से मैं गलत भी कर सकता हूँ आंसर, बट देखो, इसका एनाइन, इसका एनाइन, इसका एनाइन, हटा दें एनाइन को, गोली मारो, चला गया एनाइन। अब क्या देखना है आपको, केवल केटाइन, पकड़ के लिख लो पहले केटाइन, Na+ Mg+2 Al+3, क्लियर है। एनाइन तो चला गया भाई, सेम है, बचा कौन, केटाइन, मैंने कॉपी मार लिया, केटाइन कॉपी मार लिया। तो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले चार्ज, तो चार्ज किसका बड़ा है, इसका, आंसर आ गया, खत्म, चार्ज पे आंसर खत्म कर देना। बट अगर आप साइज को देखना चाहोगे तो दिमाग लगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सेम पीरियड के एलिमेंट, शेल का इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा ही साइज बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि साइज घटेगा, सॉरी साइज बल्कि घटेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है ना साइज, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो साइज में इन डिक्रीमेंट हुआ, बट वो डिक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमें ग्रुप में इंक्रीमेंट चेक कर लेते हैं। तो सेम पीरियड के मेंबर होने की वजह से इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट चार्ज देख ले, पहला सिंगल है,
उसका डबल, और यहाँ पे तो 3 गुना चार्ज होगा। तो डेफिनेटली डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? चार्ज। डेफिनेटली Al वाले सॉल्ट की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो आंसर देख ले, NaF से ज्यादा MgF2, MgF2 से ज्यादा AlF3। रीजन कैटायनिक चार्ज। क्या रीजन? कैटायनिक। तो अब मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है जो कि मैंने ओरली बोल दिया। आपको पहले लिखना है लैटिस एनर्जी, चार्ज के डायरेक्टली, साइज के इनवर्सली, बता चुका हूं। तो अब हम क्या ले रहे हैं? साइज की बात। साइज कैटायंस का कांस्टेंट है, देख ले, लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि सेम पीरियड के मेंबर्स है। किसके पीरियड के मेंबर है? सेम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो साइज तो कांस्टेंट, खत्म बात। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? कैटायन के चार्ज पे। क्लियर है? दूसरी बात, फिल्टर कराया मैंने, पहले एनाइन सेम करके एनाइन सारे हटा दिए। क्या कर दिए? एनाइन सारे हटा दिए। क्या हटा दिए? एनाइन सारे हटा दिए। क्लियर है? एनाइन सारे हटा दिए क्योंकि सेम है। फिर हमें किसके हिसाब से देखना है? कैटायन के अकॉर्डिंग। कैटायन का चार्ज डायरेक्टली और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। क्लियर है? कैटायन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्लियर है? इनके साइज तो कांस्टेंट होगा क्योंकि सेम पीरियड के मेंबर है। साइज इनके कांस्टेंट होगा क्योंकि सेम पीरियड के मेंबर्स हैं, बट चार्ज कांस्टेंट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी का डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है? चार्ज। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लैटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के डायरेक्टली। तो चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर आ गया AlF3 की लैटिस एनर्जी मैक्सिमम, NaF की मिनिमम। तो वही लिखा है। साइज ऑलमोस्ट सेम है, सम की जगह सेम कर लीजिएगा इसे। क्लियर है? साइज ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है? बिकॉज दे बिलोंग टू सेम पीरियड, सो डिसाइडिंग फैक्टर इज चार्ज। तो चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर आ जाना चाहिए। Al+3 का जो सॉल्ट है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू Na का। Al का जो सॉल्ट है वो Na के सॉल्ट से क्या ज्यादा लैटिस एनर्जी रखेगा। खत्म बात। क्लियर है? तो जो चीज फिल्टर करनी है वो फिल्टर करते चलना। अगला एग्जांपल देखो भाई, Na2O, MgO, Al2O3 एनाइन सेम है, गोली मारो। बचा कौन? कैटायन। इसका कैटायन कौन है? Na+। दूसरा कैटायन कौन है? Mg+2। तीसरा कैटायन कौन है? Al+3। लिख लिया? हाँ या ना? साइज सेम हो गया इन कैटायन का, सेम पीरियड का। चार्ज देख, सबसे ज्यादा किसका? इसका। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? Al2O3 की। सेम बात है। तो एनाइन को हटा दो, सेम है। तो लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज होती है और साइज इन कैटायन का सेम है। तो डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी का कौन है? चार्ज है। तो चार्ज के अकॉर्डिंग सिमिलर एग्जांपल है जस्ट वहां की तरह। तो साइज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज दे बिलोंग टू सेम पीरियड, सो डिसाइडिंग फैक्टर इज चार्ज। तो अभी दोनों क्वेश्चन में डिसाइडिंग फैक्टर कौन था? चार्ज था। क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस में डिसाइडिंग फैक्टर कौन था? चार्ज था। अब आगे देखते हैं और एग्जांपल्स में क्या क्या चीज आएंगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें कंफर्म होंगी। फिल्टर करो पहले, एनाइन हटाओ, फिर देखो कौन सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है। इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, तभी चीजें आएंगी। एक और एग्जांपल देख, इसमें और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो चीज फिल्टर हो सकती है उसे हटा दो। ध्यान से सुनना। अब जैसे कि इस एग्जांपल में क्या सेम है? कैटायन। कैटायन को हटाओ, कौन बचा? एनाइन। एनाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक एनाइन O-2, एक एनाइन N-3। सेम पीरियड के एलिमेंट है तो साइज तो देखेंगे नहीं या फिर चार्ज आ जाता है तो साइज को तो देखो ही मत। चार्ज किसका बड़ा? N3 नेगेटिव का। तो डेफिनेटली N वाला जो सॉल्ट होगा या कंपाउंड होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो आंसर आ गया यहीं पे ही। तो सिंपल तरीके से बताया। अब देखो भाई, लैटिस एनर्जी कंसेप्ट लगाओ, चार्ज अपॉन साइज। अभी इसको छोड़, कैटायन सेम है तो कैटायन हटा दिया मैंने। क्लियर है? तो कैटायन तो सेम हो गया। कैटायन क्या हो गया? सेम, हटा दो। अब एनाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? एनाइन के अकॉर्डिंग। एनाइन सेम पीरियड के हैं तो साइज एनाइन का सेम हो गया। एनाइन सेम पीरियड के हैं तो साइज ऑफ एनाइन सेम हो गया। अब हमें क्या देखना है? केवल चार्ज देखना है एनाइन का। इसका चार्ज बड़ा है, इसका चार्ज छोटा। तो डेफिनेटली जो N वाला कंपाउंड है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, जो नाइट्राइड है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी ऑक्साइड से। दैट्स इट। क्योंकि लैटिस एनर्जी चार्ज पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। फिल्टर करो भाई, फिल्टर करोगे उतना फायदेमंद या जल्दी आंसर आएगा। दैट्स इट। एक और एग्जांपल देख। उम्मीद कर रहा हूं मेरे ख्याल से स्पीड तेज तो नहीं हो रही, क्योंकि बेसिक सी चीज है, जल्दी जल्दी आनी चाहिए। कैटायन हटा, एनाइन लिख दिए, दोनों पे चार्ज लगा दिए। सेम पीरियड के ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो साइज सेम, बचा क्या? चार्ज। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। खत्म बात। एक और एग्जांपल देख भाई, बेहतरीन सा। NaF, NaCl, NaBr। तो दिख रहा होगा क्या? सेम। सोडियम 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 हटाओ,
बचे कौन, एनाइन, कौन कौन, FClBr। क्लियर है? सेम पीरियड क्या है क्या, नहीं है, चार्ज सेम हो गया, पर यहाँ पे चार्ज के साथ सेम। अब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सेम था उसको हटा दिया, कैटाइन हट गया, एनाइन कॉपी किया। एनाइन में चार्ज कैसा दिख रहा है, सेम, तो अब बचा कौन, साइज। तो साइज जिसका छोटा या साइज जिसका बड़ा उसकी लैटिस एनर्जी कम। तो देख ले भाई, चार्ज और साइज पे डिपेंड करती है। कांस्टेंट है कैटाइन तो हटा दिए, क्लियर है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है लैटिस एनर्जी, एनाइन, तो एनाइन को पकड़ के चलो। एनाइन को पकड़ा तो उसमें चार्ज कांस्टेंट दिख गया मुझे -1। अब साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साइज। तो कैटाइन के तो हट ही गया ना, कैटाइन तो सब में सेम है, तो हटा दो कंसेप्ट, एनाइन को देखो केवल। तो चार्ज सब में कैसा सेम, बट साइज नहीं है। तो साइज सबसे बड़ा किसका, ब्रोमीन का, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम, क्योंकि लैटिस एनर्जी और साइज इनवर्सली चलते हैं। तो ये साइज सबसे बड़ा, तो लैटिस एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। तो ये मैंने साइज का ऑर्डर लिखा है इसका, ये मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है FClBr है, ये साइज का ऑर्डर है, लिख देता हूँ यहाँ पे साइज। तो अगर हम इसकी लैटिस एनर्जी देखेंगे, लैटिस एनर्जी देखेंगे किसके हिसाब से, एनाइन के हिसाब से, तो लैटिस एनर्जी F नेगेटिव की ज्यादा होगी, Cl नेगेटिव की कम होगी, Br नेगेटिव की सबसे कम होगी। क्लियर है, हाँ या ना। तो इन शॉर्ट NaF की लैटिस एनर्जी, फिर NaCl की, फिर NaBr की, दैट्स इट, खत्म बात। तो अब ये सारी कंडीशन आ गई होंगी। चार्ज सेम हो गया तो साइज पे आ जाओ कूद के, चार्ज सेम नहीं है तो चार्ज के हिसाब से आंसर लगाओ, चार्ज सेम नहीं है तो चार्ज के हिसाब से ही आंसर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। क्लियर है। तो एक और देखो भाई एग्जांपल, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। NaF और MgCl2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसी में ही मैंने बताया, इसी के बेसिस पे प्रूव करूंगा चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज। तो भाई इसमें कैटाइन भी अलग, एनाइन भी अलग, तो लिख ले, कैटाइन को मैंने इधर लिख दिया, एनाइन को मैंने इधर लिख दिया, दोनों के हिसाब से डिसाइड करेंगे। कैटाइन सोडियम और मैग्नीशियम, चार्ज दिख गया तो चार्ज जिसका ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो कैटाइन के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अब बात आती है एनाइन पे, एनाइन कैसा है, अलग अलग है, F नेगेटिव Cl नेगेटिव, बट इनका चार्ज कैसा है, सेम है। चार्ज कैसा है, सेम है, पर साइज सेम नहीं है। Cl नेगेटिव का साइज बड़ा है F नेगेटिव से, तो F नेगेटिव की हमें लैटिस एनर्जी ज्यादा, मतलब NaF की। तो एनाइन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, और कैटाइन के हिसाब से कैसे लग रहा है, हमें MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और आपको ये भी पता है लैटिस एनर्जी इन दोनों पे डिपेंड करती है। बट जब भी ऐसा कोई केस आए तो ध्यान रखना, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज ऑफ आयंस। क्या, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के गुरु मंत्र की तरह याद कर लो, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज ऑफ आयन। क्लियर है, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज ऑफ आयन, मेरे ख्याल से चीज कंफर्म होगी। क्लियर है। तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली आंसर क्या आया, MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी NaF की लैटिस एनर्जी से। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन फंसती है कैटाइन और एनाइन की, तो चार्ज पे देखना, जिस भी आयन में चार्ज का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आ रहा हो उसी को पकड़ लो। एनाइन के हिसाब से मान लो हो ही नहीं रहा, कैटाइन के हिसाब से डिसाइड होगा। क्लियर है। आप चाहें तो दोनों को लेके देखना, हमेशा चार्ज डोमिनेट करवाना साइज के ऊपर, दैट्स इट। तो ये आपका कंप्लीट होता है लैटिस एनर्जी, और ये उसके कुछ एग्जांपल्स जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। क्लियर है, चार्ज एंड साइज। हमेशा ध्यान रखना, चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर साइज, अगर कभी ऐसी कंडीशन फंसती है तो। नहीं तो बाकी एग्जांपल्स में तो आपको फिल्टर करना है, जो चीज सेम है हटाते चलो, जो चीज सेम है हटाते चलो, अल्टीमेटली कंक्लूजन निकालो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है। एनाइन भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीजें कंफर्म होंगी। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। तो नोट्स बना लीजिएगा इसके ढंग से, उनको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। क्लियर है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ या ना बच्चों। तो अगले सेशन में मैं एक नए टॉपिक फजांस रूल के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।